अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एनबीएफसी क्या होता है तो आप में से काफ़ी लोग आंसर दे पाएंगे। पर मोस्ट ऑफ द आंसर ये रहेगा कि एनबीएफसी कुछ बैंक जैसा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा आंसर मैंने खुद सुना है लोगों से। दैट्स वाई। सो अगर मैं उनसे आगे क्वेश्चन पूछूँ, नहीं सेकंड क्वेश्चन जब मेरा ये रहता है उनसे कि अच्छा ठीक है, बैंक जैसा होता है तो बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है, तब कुछ ये हालत हो जाता है। सो ऐसा आपके साथ ना हो, और अगर आपके नोन में कोई है ऐसा जिनका हालत ये होता है तो उन सब के लिए है ये वीडियो। चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनबीएफसी होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनफैक्ट एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है। ये भी जानेंगे कि एनबीएफसी अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो कितना खर्चा लगेगा, क्या अमाउंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एवरीथिंग इस वीडियो में कवर होगा। डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। पहले जानते हैं एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। इट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये कुछ एनबीएफसी के एग्जांपल है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंस। सो ये सब एक एनबीएफसी ही है। हाउएवर देयर आर फ्यू डिफरेंस। बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस होता है। क्या है वो डिफरेंस, चलिए जानते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकता। डिपॉजिट कौन सा? फ्रेंड्स, बैंक के पास हम लोग जानते हैं हम लोग अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। एनबीएफसी के साथ आप अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। हाँ, आप अपना एफडी अकाउंट खोल सकते हो, डिपेंड्स। हर एनबीएफसी एफडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उनका कोई कोई होती है एनबीएफसी जो उस तरह से बनाई जाती है कि हाँ वो डिपॉजिट टेकिंग है, वो डिपॉजिट ले सकती है, उसको अलाउड है, तो आप वहाँ पर अपना अमाउंट दे सकते हैं। हर एनबीएफसी आपका डिपॉजिट एफडी नहीं लेती है। सो सेविंग तो कोई भी नहीं लेती है। बैंक के पास आप सेविंग और एफडी दोनों कर सकते हो, तो ये उस डिपॉजिट की बात कर रहा है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग वाला डिपॉजिट नहीं ले सकता। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैनॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। आप बैंक के पास जाते हो, सेल्फ ड्रॉन चेक कर सकते हो। एनबीएफसी में पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। सो कैनॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। आप चेक ड्रॉ करके अमाउंट एनबीएफसी से नहीं निकाल सकते। ऐसा फैसिलिटी जो बैंक में होता है वो एनबीएफसी नहीं देता। एनबीएफसी कैनॉट इशू डिमांड ड्राफ्ट। हम लोग जानते हैं बैंक में हम लोग जाते हैं, डीडी बनाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, बट डीडी डिमांड ड्राफ्ट बैंक बनाता है, डिमांड ड्राफ्ट। एनबीएफसी जो है ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना सकता। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। फ्रेंड्स, बैंक में जब आप कुछ डिपॉजिट करते हो, चाहे वो आप एफडी में हो या सेविंग में, बैंक गारंटी लेता है। एग्जैक्टली बैंक गारंटी नहीं लेता। डिपॉजिट जब आप करते हो तो एक सिस्टम है, दैट इज DICG, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो DICGC है ये बैंक के बिहाफ में गारंटी लेता है कि हाँ, बैंक में जितना आपका अमाउंट डिपॉजिट है उसका सर्टेन अमाउंट वो बेयर करेगा अगर बैंक नहीं पेमेंट कर पाती। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप सपोज अपने बैंक में आपने 10 लाख रुपया एफडी करके रखा है। समहाउ बैंक फेल, आपका अमाउंट नहीं दे पाती, आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो उस अमाउंट को, क्योंकि बैंक फेल हो गया, बैंक के पास अमाउंट नहीं, बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका, खुद ही है ही नहीं पैसे। तो ऐसे केस में DICGC ये जो है ये आपको हेल्प करेगा। इसके थ्रू आप सर्टेन अमाउंट, दैट इज जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, उतना आप विड्रॉ कर सकते हो। गारंटी जितना अमाउंट इन्होंने लिया है, तो हर डिपॉजिटर के लिए मैक्सिमम जो गारंटी है वो है 5 लाख। करने पहले ये 1 लाख था, अभी फिलहाल बढ़ के ये 5 लाख हो चुका है, यानी 5 लाख तक का आपका अमाउंट सेफ है। बैंक को भले ही कुछ भी हो, 5 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एनबीएफसी के केस में नहीं है। एनबीएफसी अगर बैंकरप्ट हो, कुछ ऐसा हो जाता है, तो अब आपकी अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाया था उसकी गारंटी कोई नहीं लेता फ्रेंड।
While bank are incorporated under Banking Companies Act, NBFC is incorporated under Companies Act. अच्छा, जैसे हम लोग जानते हैं फाइनेंस सेक्टर को आरबीआई देखता है. आरबीआई जो है ये बैंक्स को भी देखता है, एनबीएफसी को भी देखता है. रेगुलेशन उस दोनों के साइड में वो लोग लगा सकते हैं. बैंक को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसको उसके अंडर उसके दायरे में काम करना पड़ता है. वहीं एनबीएफसी के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया है. कंपनीज एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, फिर जाके आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर वर्क करेगा. कुछ इस प्रोसेस में होता है. ये टेक्निकल है. बैंक के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, वो उन पे लागू होता है. कंपनीज एक्ट बैंक के ऊपर लागू नहीं होता. उनके बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो उन पे लागू होता है. और एनबीएफसी के लिए है कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के जो नियम कानून है वो एनबीएफसी को फॉलो करने पड़ते हैं. लाइसेंस ऑफ कोर्स दोनों को ही लेना पड़ता है, बैंकिंग को भी एनबीएफसी को भी, आरबीआई से एक फाइनेंस सेक्टर में काम करने के लिए. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड दैट इन केस a bank fail or withdrawal from the bank are stopped due to financial pressure on the bank, the depositors will be able to get immediate access to their deposit up to rupees 5 lakh, up to the deposit insurance amount of 5 lakh. जितना डिपॉजिट इंश्योरेंस अमाउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंश्योरेंस रहता है आपके डिपॉजिट का और एक लिमिट है. पहले ये 1 लाख था, अभी ये 5 लाख चल रहा है, यानी 5 लाख तक का आपका अमाउंट सेफ है बैंक के पास. द अमाउंट टू विच deposit are insured under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act DICGC Act के अंदर. This will greatly help depositors in meeting immediate financial need. So 5 लाख तक का आपका अमाउंट सेफ है. चलिए, जब मैंने आपको ये बता ही दिया है कि 5 लाख तक का सेफ है, कैसे चेक करें कि आपका बैंक कवर्ड है कि नहीं? सिंपल तरीका है फ्रेंड. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC.org.in, इस पर आप जाइए, वेबसाइट पे जाइए. अब जब वेबसाइट पे जाओगे कुछ ऐसा पेज ओपन होगा. आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा इंश्योर्ड बैंक. कौन कौन सा इंश्योर्ड बैंक है, यानी उस बैंक का इंश्योर्ड हुआ है वो बैंक में 5 लाख तक का, मतलब 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड है. आपका जितना भी आपने अमाउंट डाला है मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक का वो लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं. यानी सपोज आपने 1 लाख का है तो आपका 1 लाख तक का इंश्योर्ड है. अगर आपका 10 लाख है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योर्ड है. बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये भी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. फ्रेंड, एनबीएफसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है. इनफैक्ट इसका एक और नाम है, वो नाम है इसका शैडो बैंकिंग सेक्टर. इस नाम से भी कई बार एनबीएफसी को बोला जाता है. तो जैसे आप देख रहे हो ये एक एनबीएफसी जो है बजाज का, दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड, उसका है. उसमें आप देख रहे हो डिपॉजिट का एफडी वो ले रही है, और एफडी लेने का रेट क्या है? 6.75% इंटरेस्ट वो देगी, बजाज फाइनेंस आपको देगी. होम लोन पे इंटरेस्ट है ये. वहीं आप बैंक में देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट है इतना अच्छा नहीं है. होगा क्या फ़र्क है एक बैंक में किए हुए एफडी के और एक एनबीएफसी में किए हुए एफडी के? अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो आप एटीसी के अंदर सर्टेन डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में. वहीं अगर आप एनबीएफसी में आपने अपना एफडी किया हुआ है तो ये जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट, वो नहीं मिलता. इनफैक्ट बैंक के केस में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. बैंक में अगर आपको डिपॉजिट किया हुआ है तो एटीटीटीपी का भी मिलता है बेनिफिट, सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए है इनकम टैक्स में. पर एनबीएफसी में जनरली ऐसा बेनिफिट नहीं रहता. सो टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बैंक ज़्यादा बेहतर है. इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनबीएफसी का जो एफडी है वो ज़्यादा बेटर है. चलिएगा वापस देखते हैं एनबीएफसी और बैंक्स में डिफरेंस. एनबीएफसी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर कंपनीज एक्ट. यानी एनबीएफसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट में जो प्रोसेस बताया गया है उस तरीके से बनाया जाएगा. वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो कंपनीज एक्ट में बताई गई है. एनबीएफसी को फॉलो करना है, वो करना पड़ेगा. वही बैंक के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है. यानी अगर आप बैंक ओपन करना चाहते हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है. जानना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, कैसे बैंक को
इनकॉर्पोरेट करना है, यानी बैंक को एग्जिस्टेंस में लाना है, और क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होगी उस पर, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिमांड डिपॉजिट। मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, यानी सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकती। वहीं बैंक एक्सेप्ट करता है, आप सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन कर सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर मैं बताऊं तो एनबीएफसी में 100% है, जबकि वहाँ लिमिटेड है 74%। एक सर्टन अमाउंट है, परसेंटेज बता दिया गया, इतना परसेंट आप बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, अलाउड है। पेमेंट एंड सेटलमेंट, फ्रेंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैंक के केस में हम लोग एनईएफटी सुना होगा आपने नाम, आरटीजीएस सुना होगा अगर आपने। सो ये एक पेमेंट मेथड है, जब आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो तब ये चीज़ यूज़ होता है जब ऑनलाइन वे में आप ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये जो फैसिलिटी आपको बैंक देती है ये एनबीएफसी नहीं दे सकती। सो ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ये वाला, ये आरटीजीएस कर दिया, एनईएफटी कर दिया, आईएमपीएस कर दिया, ये सब जो है वो जनरली एनबीएफसी नहीं प्रोवाइड करती, एनबीएफसी नहीं कर सकती, वहीं बैंक कर सकती है। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो, बैंक को कई तरह के रिजर्व मेंटेन कर सर्टेन अमाउंट जो है अलग करके रखना पड़ता है। कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो लिक्विड वे में अलग करके उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस अमाउंट को, अलग से पैसा को वहाँ रखना पड़ेगा, आपको लिक्विड मनी रहना चाहिए, उतना मेंटेन करके रखना, ये बैंक के ऊपर नियम है। वहीं एनबीएफसी में ऐसा नियम नहीं होता। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, फ्रेंड्स एनबीएफसी का अगर मैं टाइप्स बताऊं तो लायबिलिटी के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। पर जनरली हम लोग लायबिलिटीज के बेसिस पे अगर मैं क्लासीफाई करूं तो दो तरह की होती है। एक वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती है, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग, डिपॉजिट लेना उसको अलाउड है। दूसरी वो होती है जो डिपॉजिट नहीं ले सकती, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी, एनबीएफसी एनडी, यानी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, डिपॉजिट नहीं ले सकती लोगों से। जो नहीं ले सकती डिपॉजिट, उसमें भी सब कैटेगरी है, वो है सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंस एनबीएफसी एनडी, अदर एनबीएफसी एनडी, यानी नॉन डिपॉजिट। अगर मैं बात करूं एनबीएफसी के बिजनेस की, तो कौन कौन से बिजनेस वो कर सकते हैं? वो लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं, एसेट फाइनेंसिंग, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चीट फंड बिजनेस में मतलब है, और करेंसी एक्सचेंज, पीयर टू पीयर लेंडिंग, हेज फंड, ये सब टाइप के बिजनेस जो है, यानी बेसिकली लोन देना, हायर परचेज करना, ये सब बिजनेस जो है ये सब अलाउड है। इसमें नहीं कर सकता एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज सेल ऑफ गुड, जैसे ट्रेडिंग होता है, परचेज सेल, प्रोवाइडिंग एनी सर्विस वाला बिजनेस, रेस्टोरेंट का सर्विस खोल दिया, ऐसा कुछ सर्विस जो स्पेसिफिक हो वो सब बिजनेस नहीं कर सकता। सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग बनाना, ये सब रियल एस्टेट वाला बिजनेस, ये सब टाइप का कुछ एनबीएफसी को अलाउड नहीं है। सो आई होप इससे आपको एनबीएफसी और बैंक का डिफरेंस पता चला हो, ये पता चला हो कि दोनों से बेटर कौन है। इनफैक्ट अगर आपके मन में सवाल है कि इसको एनबीएफसी को कैसे बनाना है, अगर आपके चाहते हो कि एक एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करना, तो क्या कॉस्टिंग होगा, क्या कॉस्ट लगेगा, के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइम इन्वॉल्व होगा, ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, वहाँ पर मैं ये वीडियो शो करूँगी कि हाँ एक एनबीएफसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितना अमाउंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ क्या जमा देना पड़ता है, कहाँ क्या सबमिशन होगा, ये सारी चीज़ों को उस वीडियो में मैं कवर करूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम ये रिपीटेटिव आंसर ना आए कि हाँ एनबीएफसी और बैंक तो एक ही जैसा है, दोनों अलग है। फ्रेंड्स क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। आई होप आगे भी आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करोगे, ताकि लोगों में ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो। बाय बाय।